चलिए आगे बढ़े। सब मैनेजमेंट एनालिस्ट से बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले भारतीय बाजार क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और कल आपको याद होगा एक बेहद स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का दिन था, 150 पॉइंट निफ्टी में उछाल था। और अच्छी बात, आज भी हम उस तगड़े रिवर्सल के बाद हर निशान में कामकाज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट दिन के हाईज एक चौथाई फीसदी के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी इस समय आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी अब कंफर्टेबली 10,900 के ऊपर कर रहा है इस समय कामकाज। तो अमेरिकन मार्केट से सपोर्ट मिला। कल अमेरिका में 155 अंक का उछाल था और डाउ फ्यूचर्स आज भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अमेरिका में हर निशान के साथ कामकाज होगा। 86 पॉइंट्स डाउ फ्यूचर्स ऊपर इस समय। तो मोमेंटम तो वैसे ही कल हमने तगड़ा पकड़ा था और अभी ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव होते हुए इसलिए आप देख रहे हैं उछाल। सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ये वो पॉकेट जो आउट परफॉर्म कर रही है। और खास तौर पे सरकारी बैंक्स कोई भी उठा लीजिए, पीएनबी, इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, सब में अच्छे उछाल, सब में अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ। प्राइवेट बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए बैंक निफ्टी जो अब तक इस हफ्ते अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब तक स्थिति क्या थी, निफ्टी में 1% का उछाल था, बैंक निफ्टी महज 1/3% का उछाल दिखा रहा था। लेकिन आज निफ्टी 1/4% ऊपर है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आधे % की मजबूती के साथ। तो आज निफ्टी बैंक में वो आउट परफॉर्मेंस का दिन और आपकी स्क्रीन पे कंट्रीब्यूशन तमाम निफ्टी बैंक स्टॉक्स जो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस, बीपीसीएल की खबर सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने बताई थी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी की हरी झंडी मिलेगी आज कैबिनेट की बैठक में। 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसको हरी झंडी मिल रही है। 61% बीपीसीएल का स्टेक। और देखिए हैवी वेट 2% ऊपर ये गेल। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स कई सारे मजबूत। ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईटी में पिछले कुछ दिनों की कंफ्यूजन और इन्फोसिस का आउट परफॉर्मेंस तो कह रहा है आज भी मोमेंटम आईटी अक्रॉस द बोर्ड आज पिकअप करता हुआ। तो आईटी इंडेक्स मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको इस समय नजर आएगी। स्पेसिफिक पॉकेट जो कंट्रीब्यूट कर रही है, मिड कैप्स में अंडर परफॉर्मेंस है हर निशान के साथ, लेकिन माइनर हर निशान के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ। तो ये अब तक का बाजार का सूरत हाल। और अब सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के चेयरमैन सज्जन भजनका साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। सज्जन भजनका साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। खबर आप लोग की स्क्रीन पर आएगी, जिसके चलते भजनका साहब से मैं बातचीत कर रहा हूं। इन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेट करा है कि इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सेंचुरी गैबॉन के नाम से। और गैबॉन साउथ अफ्रीका में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, टिम्बर, विनियर, प्लाईवुड वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग की वहां से शुरुआत करेंगे। अरे भजनका साहब, गैबॉन के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एड्स तो हमने अपने चैनल पे चलते हुए देखे थे, ये वहीं पे आप सेटअप कर रहे हैं क्या? काफी तगड़े शॉप्स मिलते हैं क्या वहां पे? हाँ, हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही सेटअप कर रहे हैं। हाँ। जहाँ जो वहाँ की इंसेंटिव्स वगैरह सारी रहेगी। और इसका मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। हाँ। जैसे जितनी प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ होती है तो उनके अंदर एक कंपोनेंट है फेस विनियर। जो प्लाई आप खरीदते हैं उसके अंदर के विनियर को कोर बोलते हैं और उसके ऊपर और नीचे के विनियर को फेस बोलते हैं। फेस, तो फेस विनियर। हाँ। फेस विनियर इंडिया में ऐसी उसकी किस्में टिम्बर की नहीं होती हैं जिनसे फेस विनियर बन सके। तो फेस विनियर पहले असम वगैरह नॉर्थ ईस्ट से बहुत आता था। उस समय इंडिया में ही उसकी पूर्ति हो जाती थी फेस विनियर की। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में बैन लगने के बाद अपने यहाँ मलेशिया से, इंडोनेशिया से, बर्मा से, लाओस से फेस विनियर आता था। तो धीरे धीरे करके लाओस ने बैन कर दिया टिम्बर एक्सपोर्ट और वगैरह, बर्मा ने बैन कर दिया। तो अभी आपके पास बच गया लाओस। तो गैबॉन के अंदर आज के दिन काफी इंडियंस वहाँ चले गए। लेकिन हम लोग जो हैं, पहले तो इतनी फैक्ट्रियां लग गई कि माल का कोई लेने वाला नहीं था जितना प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे जो भारतीय भी वहाँ गए हैं गैबॉन में, वो भारत को फेस विनियर सप्लाई करने के अलावा अभी यूरोप में भी सप्लाई करने लग गए। तो अभी ये जो है लॉजिस्टिक वगैरह को लेके तो हमको अपने उत्पादन के लिए फेस विनियर की दिक्कत होने लगी थी। और चूंकि ये बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, हमारा जितना आज कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था कि हम भी उस जगह प्रेजेंट रहें जहां से भविष्य की फेस विनियर की पूर्ति हो सके। तो फेस विनियर अभी आप जो कह रहे थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ साथ गैबॉन साउथ अफ्रीका से भी इंपोर्ट किया जाता था, हमारे बाजार में आता था। बर्मा में हमारी यूनिट है। हाँ।
लेकिन बर्मा से इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी की पूर्ति नहीं होती है। तो ये फेस और विनियर लाओस की अब वजह से ये गबॉन के आसपास पर्याप्त मिलता है, वो आपको एक इनपुट के तौर पे मिलेगा बढ़िया। गेबोन के अंदर टिम्बर, मतलब ये जो फेस विनियर के लिए टिम्बर चाहिए, वही टिम्बर गेबोन कंट्री में सबसे ज्यादा है। हाँ, और उन्होंने एश्योर किया है, उन्होंने नए लाइसेंस देने बंद कर दिए हैं। जो मेरी सूचना है उसके हिसाब से उन्होंने सेंचुरी प्लाईवुड को लास्ट लाइसेंस दिया। अरे वाह। अच्छा, तो ये फेस विनियर मैं समझा, प्लाईबोर्ड में बीच में कोर विनियर, ऊपर नीचे फेस विनियर लगे रहते हैं। अभी तक फेस विनियर आप इंपोर्ट करते थे, अब गेबॉन से भी क्या आप माल फेस विनियर यहाँ पे लेकर आएंगे? वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी खड़ी करने वाले की जरूरत नहीं पड़े लाने की, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग वहां पे और कुछ यहाँ पे लाया जाएगा, इंपोर्ट करा जाएगा, क्या होने वाला है? प्योर फेस विनियर बना के इंडिया में लाएंगे। हाँ, और फिर फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में बनाया जाएगा। हाँ, ये फेस विनियर बनाया जाएगा, इंडिया लाएंगे। ठीक है। अच्छा, गेबॉन को लेकर अगर मैं सही हूं तो बीच में वो खबरें थी, बोला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, वो बीच में कूप करने की कोशिश करी गई थी, है ना, कुछ मिलिट्री लोगों से द्वारा। हाँ, फिर बाद में प्रेसिडेंट साहब वापस आ गए। ये इंस्टेबिलिटी वगैरह है, तो डर वन नहीं है कि धंधा करने का वहां पे? वो 5-6 घंटे में उन्होंने कूप को न्यूट्रलाइज कर दिया। हाँ। और जितने भी आदमी थे या तो वो मारे गए या पकड़ लिए गए। और 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी नॉर्मलसी वहां वापस आ गई थी। और इससे पहले जो कूप का प्रयास हुआ था वो 1964 में हुआ था। तो मतलब अभी टाइम है अपने पास, अदरवाइज अब एक बार हो गया, अब अगला टाइम है, तो दिक्कत नहीं है ज्यादा, ऐसा है क्या? हाँ, ये जो मतलब पॉलिटिकली बहुत स्टेबल कंट्री मानी जाती है गेबॉन। अच्छा, तो अब तो आपको सुबह सुबह पेपर खोलते होंगे तो हिंदुस्तान के अलावा गेबॉन के बारे में पढ़ना पड़ता होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? नहीं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर वहां पे? आपने कहा आपकी कंपनी के मुकाबले तो छोटा इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली होगा, लेकिन जो होली ओन सब्सिडरी है, ये कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस वहां पे बनाने वाली है? कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, और कब या दरअसल कामकाज की शुरुआत होगी? 6 महीने बाद कामकाज की शुरुआत हो जानी चाहिए। हाँ। 6 महीने के अंदर वहाँ पिलिंग वगैरह मशीनों का ऑर्डर लग गया हमारा। हाँ। और जमीन उन्होंने हमको हैंडओवर कर दी है जोन ने। तो उस जमीन का हमको 40 महीने में पेमेंट करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट्स में। तो वो करीब 16 करोड़ के आसपास की जमीन है। और उसके अलावा करीब 15-16 करोड़ रुपया और इन्वेस्टमेंट होगा फर्स्ट फेज के अंदर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ का होगा। उसमें जमीन का इन्वेस्टमेंट आने वाले 40 किस्तों में 3.5 साल में जाएगा। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं तगड़े शॉप्स मिलते हैं गेबॉन के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ये टैक्स रिलेटेड शॉप्स की आप बात कर रहे हो? नहीं, वहाँ मतलब काफी है टैक्स। इनकम वहाँ की टोटल टैक्स फ्री है, 100% रिपाट्रिएशन अलाउड है। अच्छा। तो वो सब बेनिफिट है वहाँ। तो अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग तो मैं समझा कि आप लोग फेस विनियर्स बनाएंगे, ट्रेड करके उसे इंडिया लेकर आएंगे, या फिर वहां पे फाइनल प्रोडक्ट भी बनाया जाएगा और वहां से इंटरनेशनल मार्केट को सप्लाई करने की कोशिश होगी? का वहाँ कोई इरादा नहीं है। वहाँ अभी हम लोग खाली फेस विनियर ही बनाएंगे। अच्छा। और वो टिम्बर वहाँ जो है, हाँ, उसके अंदर कोर बहुत कम निकलती है, लेकिन जो भी कोर निकलेगी, फेस निकलेगी, हम लोग इंडिया लाएंगे सारा। अच्छा, ठीक बात। तो ये तो खैर ये हुआ जो खबर आई थी सर आपकी, तो इस पे आपसे बातचीत करी, लेकिन अदरवाइज ये लैमिनेट्स, प्लाईबोर्ड्स, एमडीएफ जो है, डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है? क्योंकि रियल एस्टेट में तो अभी भी हम सुनते हैं प्रेशर है डोमेस्टिक मार्केट में, तो मांग कैसी चल रही है सर? अभी तक 3 क्वार्टर के अंदर हमारी जो एवरेज ग्रोथ है वो 20% से ऊपर चल रही है। तो 20% हमारी टर्नओवर में ग्रोथ है। और उसके बाद में बॉटम लाइन भी इंटैक्ट है। लेकिन क्या है कि टर्नओवर जितनी बढ़ी, हाँ, उसके हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ा। हाँ, वो मार्जिन से Q2 में मार्जिन आपके 250 बेसिस पॉइंट्स गिर गए थे सर, 2.5% के आसपास। क्यों गिर गए थे ये? वो तो क्या है कि जितने भी मिड कैप्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस, उसके अलावा मतलब मिड कैप्स नीचे आए हैं। ना, मैं स्टॉक प्राइस की तो आपसे बात ही नहीं कर रहा सर। मैं स्टॉक प्राइस तो ठीक है, वो तो आने ऊपर नीचे चलता रहता है। मार्जिन जो है दूसरी तिमाही में वो 2.5% गिर गए थे, 250 बेसिस पॉइंट। क्यों गिर गए थे सर? तो अभी थोड़ा सा रिकूप किया है। अभी हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 10% के आसपास चलता था, तो अभी 9% के आसपास चल रहे हैं। हाँ, तो सीएलएसए की आपकी कंपनी पे एक रिपोर्ट आई, सीएलएसए कहता है कि वो जो पीक मार्जिन प्रेशर थे अब वो हमारे पीछे हैं। क्या मतलब भजन का साहब इसका? Q2 में जो मार्जिन गिरे थे अब उससे ज्यादा गिरावट नहीं होगी, मार्जिन जैसे सुधरेंगे, या अभी भी मार्जिन को लेकर दिक्कतें रहने वाली हैं? हमारी 3-4 चीजें थी। एक तो फॉरेक्स में हमको लॉस हुआ,
तो फॉरेक्स का अब जो है रुपया कंपेरेटिवली स्टेबल है। हाँ है। 74 रुपये से आज 71 रुपये भी चल रहे हैं। तो उसके इस क्वार्टर में अभी हमको लास्ट क्वार्टर में भी फायदा रहा, इसमें भी फायदा चल रहा है। फिर सेकंड आ गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम गिरे हैं। तो हमारे क्या है कि टिम्बर के अलावा सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो ग्लू है। तो ग्लू का दाम अभी काफी गिर गया। जो फेनॉल 140 रुपये केजी हो गया था, आज के दिन वो 80-90 रुपये केजी में आ गया। तो वो हमारे लेमिनेट के अंदर बहुत बड़ा घटक है और प्लाईवुड के अंदर भी फेनॉल बहुत बड़ा घटक है। उसके दाम फेनॉल के कम हुए, फॉर्मेलिन के कम हुए, तो हमारे जो ग्लू कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट कम आ गई। तो अब ये कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो ईज ऑफ हो रही है, आप ये कह रहे हो, है ना? हाँ, ये काफी ईज ऑफ हुई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज में उसका आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब ये 2019 में अब है, तो 2018 तो पिछला साल कहना पड़ेगा। पिछले साल आपने अपने प्राइसेस को, आपने अपने प्राइस हाइक्स को सर डिफर करा था ताकि आप मार्केट शेयर मेंटेन कर पाए। उसके बाद लास्ट में बस अपडेट था कि मई में आपने फिर इवेंचुअली 2.5% के आसपास प्राइस हाइक्स लिए थे। इस समय अब इनपुट प्राइस प्रेशर ऐसे नहीं है ना कि प्राइस हाइक लेने की जरूरत हो, क्योंकि मूड भी बाजार का है, जरूरत नहीं है, प्राइस हाइक की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, जो इनपुट कॉस्ट कम हो रही है वो हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा। हाँ, ठीक बात। तो अब हालात, इनपुट कॉस्ट जो कम हो रही है बैलेंस शीट में दिखेगा, मतलब आसान शब्दों में मान के चल रहा हूँ मार्जिन यहाँ से लाइकली है कि इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, हाँ, इस क्वार्टर में इंप्रूव होना चाहिए। Q2 में आपकी सेल्स अच्छी थी, उसमें बड़ी वजह थी कि एमडीएफ से इंक्रीमेंटल सेल्स मिल रही थी आपको। इस समय वो जो न्यूली सेटअप एमडीएफ का प्लांट है, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहाँ पे खड़े हैं सर? देखिए, एमडीएफ क्या है कि लास्ट ईयर Q2 में चालू हो गया था। हाँ। तो Q1 के अंदर हमको ज्यादा मिली थी। Q2 में चूंकि लास्ट ईयर भी एमडीएफ था, तो अभी वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेकिन बढ़ रहा था सर, है ना? तो थोड़ा बहुत तो फायदा Q2 में मिला था। अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहाँ पर है हमारी से? अभी जो Q2 में भी हमारी ग्रोथ जो है सेल्स के अंदर करीब 14% के आसपास चल रही है। ठीक बात। चलिए भजनकर साहब, तो जाते आते की टेक अवे मेरे लिए ये है कि डिमांड एनवायरनमेंट ठंडा भी हो, लेकिन आपकी कंपनी सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स का 20% के आसपास की ग्रोथ इस पूरे फाइनेंशियल में लाइकली आप लोग क्लॉक करेंगे, और मार्जिन्स का प्रेशर अब हमारे पीछे है। ये जो इनपुट कॉस्ट कम हो रहे हैं, मार्जिन्स में अब यहां से एक्सपेंशन है, वापस उछाल देखने को मिलेगा, है ना सर? जी बिल्कुल ठीक है। और 6 महीने में गैबॉन का इन्वेस्टमेंट या गैबॉन का कामकाज शुरू होता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंग, आसान शब्दों में समझा दिया सर ने कि फेस विनियर्स की जो रिक्वायरमेंट है, ये उसकी पूर्ति के लिए कंपनी ने वहां पे अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी खड़ी करी है। भजनकर साहब, धन्यवाद आपका। और आप स्टॉक प्राइस के मूवमेंट की बात करें तो उस पर मेरे पास एक एक्सपर्ट है। मैं बात करूंगा आप सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी से। सेठी सर, ये सेंचुरी प्लाईबोर्ड, भजनकर साहब की कमेंट्री तो पसंद आ गई बाजार को, स्टॉक तो उछल गया, लेकिन ये स्टॉक अपने हाई से इस समय एग्जैक्टली आधे पे कामकाज कर रहा है। इस स्टॉक पे कॉल क्या होगा सर, खरीद लूं क्या? आशीष नहीं, बिल्कुल एक देखिए अच्छी कंपनी है, बट हमने देखा पिछले 1 साल में ये जो बिल्डिंग मटेरियल वाली सेगमेंट की पिटाई कंपनियां सब में बहुत ज्यादा पिटाई हुई है। मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से अब ये स्टॉक अच्छा लगता है, और जिस तरह से ये इलेक्शन ईयर है, सरकार का एक फोकस रहेगा हाउसिंग के ऊपर, मुझे लगता है इस तरह की कंपनियां अच्छी करेगी, और इन वीकेंड ऑन वैल्यूएशन पे ये स्टॉक बिल्कुल खरीदने लायक है। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 250 रुपए। 1 साल का 250 रुपया, तो यहां से अच्छा खासा 65 रुपए तक का अपसाइड नजर आता है अगले 12 महीनों में। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स में आप खरीदारी करके चलें, ये कॉल आप लोग की स्क्रीन पर। ठीक बात। तो बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स कंपनीज की पिटाई तो हुई थी, ये तो सच है, और वो लगातार अक्रॉस द बोर्ड सब स्टॉक्स पिटे थे। अब इनमें सिलेक्टिवली बाइंग करने के मौके, और इनमें से एक जिस कंपनी, भजनकर साहब जिसके चेयरमैन से बातचीत हुई, विकास सेठी साहब को ये कंपनी पसंद आती है। विकास सर, धन्यवाद आपका। मैं क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार जैसे मैंने प्रॉमिस करा था, आईटी पर करूंगा खास तौर पे फोकस। आईएफएल के मिलन देसाई साहब से करेंगे बातचीत।